नेक्स्ट पैनलिस्ट के रूप में मैं बुलाना चाहूंगा जनाब शाहिद अली साहब को, जो नीड ऑफ एजुकेशन इन माइनॉरिटी कम्युनिटी। हमारे वतन अजीज हिंदुस्तान में हम माइनॉरिटी में हैं, अल्पसंख्यक हैं। हमारे प्यारे देश में हम अल्पसंख्यक हैं, तो हम अल्पसंख्यकों को एजुकेशन की, शिक्षा की कितनी जरूरत है, कितने हम पीछे रह रहे हैं और क्या क्या प्रयास करने की जरूरत है, इस पर चर्चा करने के लिए पैनलिस्ट स्पेशलिस्ट के रूप में आपके सामने रूबरू हैं शाहिद साहब। अस्सलाम वालेकुम। अल्लामा इकबाल का एक शेर है, शिकवा से क्यों जियाकार बनूं, सूद फरामोश रहूं, फिक्रे फर्दा ना रहूं, नावे गमे दोष रहूं, नाले बुलबुल की सुनो और हमतंगोश रहूं, हमनवा मैं भी कोई गुल हूं जो खामोश रहूं। आज की इस सेमिनार का जो टॉपिक मुझे दिया गया है वो टॉपिक है नीड ऑफ एजुकेशन इन माइनॉरिटीज ऑफ इंडिया। इसमें दो वर्ड्स की पॉइंट है। सबसे पहला वर्ड जो की पॉइंट है दैट इज एजुकेशन। एजुकेशन है क्या? तो एक सिंपल सी डेफिनेशन है एजुकेशन की। एजुकेशन इज समथिंग दैट मेक्स यू सेल्फ रिलायंट एंड सेल्फलेस। शिक्षा आप में आत्मविश्वास पैदा करती है, आपको निस्वार्थ बनाती है। क्यों जरूरत है? बहुत लंबा विषय है। विशेष करके माइनॉरिटीज की बात करूं, इंडिया के माइनॉरिटीज के अंदर अगर मैं बात करूं तो माइनॉरिटीज के अंदर जो मेजॉरिटी है वो है मुस्लिम्स। और सबसे हालत खस्ता अगर किसी कौम की इस देश के अंदर है तो वह है मुस्लिम्स। सन 2005 के अंदर जस्टिस ऑनरेबल जस्टिस राजेंद्र सच्चर सर की अध्यक्षता के अंदर सच्चर समिति का गठन किया गया। रिपोर्ट आई कि मुसलमानों की हालत एससी और एसटी से भी बदतर है एजुकेशन को लेकर के। नौकरी के अंदर आज की तारीख 2024 को देखा जाए तो मुस्लिम्स का पार्टिसिपेशन, जिनकी पॉपुलेशन इंडिया के अंदर 16 to 17% है, उनका कंट्रीब्यूशन 1.57% है। पूरे 2 आदमी 100 में से पूरे 2 आदमी भी आपके हमारे गवर्नमेंट सर्विसेज में नहीं है। रिसेंटली इलेक्शन हुए लोकसभा के, एमपीज इलेक्ट होकर आए। 4.49% टोटल पार्लियामेंट्री के 4.49% ऑफ एमपीज बिलोंग टू मुस्लिम कम्युनिटी, जबकि उनका पॉपुलेशन में हिस्सा 17 to 18%। हम क्या उम्मीद रखते हैं? हम हमारी जो चीजें, हमारी जो गोल्स हैं उनको अचीव कर पाएंगे? नॉट पॉसिबल। गूगल पर टाइप करना विच रिलीजियस कम्युनिटी इज हाईली एजुकेटेड इन द वर्ल्ड, जो आंसर मिलेगा वो है ज्यूस। इसी को थोड़ा मॉडिफाई करते हैं और हम लिखते हैं विच रिलीजियस कम्युनिटी इज हाईली एजुकेटेड इन 13th century। आप देखना विकिपीडिया का एक पूरा पेज खुलेगा मुस्लिम्स। 13वीं शताब्दी के अंदर एक छत्र राज करने वाले मुस्लिम कौम इस हाल में है कि आज अपना वजूद तक खो चुकी है। अच्छा, शिक्षा की जरूरत क्यों है? एक सिंपल से हिस्ट्री के एग्जांपल से समझिए आप लोग। मार्च 1527 अफगानिस्तान के फरगना से एक योद्धा आता है, नाम है जहीरुद्दीन बाबर। राजस्थान के भरतपुर के पास में एक जगह है खानवा, वहां पर युद्ध होता है। युद्ध किससे हो रहा है? युद्ध हो रहा है उस समय के राजस्थान के सबसे पावरफुल किंग राणा सांगा से। सिर्फ अकेला राणा सांगा नहीं, राजपूताना की जितने राजपूत शासक हैं वो सारे उनके साथ में हैं। बाबरनामा में बाबर ने लिखा है कि राणा सांगा की जो फौज थी वो 2 लाख से बाहर थी और मेरे पास में 20,000 सैनिक थे। फिर यदुनाथ सरकार और जेपी शर्मा के कोटेशंस को अगर लिया जाए तो उनमें थोड़ा सा वेरिएशन मिलता है, लेकिन इस बात पर कोई डाउट नहीं है कि बाबर की सेना सांगा की सेना से लगभग 1/4 हिस्सा थी, लेकिन फिर भी जीत होती है बाबर की। क्यों होती है?
क्योंकि इंडिया में बारूद का पहला इस्तेमाल बाबर ने किया, तोपों का पहला इस्तेमाल बाबर ने किया। इंडिया के लोग अनभिज्ञ थे, पता ही नहीं था कि ऐसी भी कोई चीजें होती है। ये क्यों पॉसिबल हुआ? क्योंकि उन्हें एजुकेशन थी, नॉलेज था। दुनिया को पीछे रखने का एक सिंपल सा तरीका है, दुनिया को पीछे रखने का सिंपल तरीका है कि दुनिया से 2 कदम आगे रहो। बाबर उस समय राणा सांगा की जो एजुकेशन थी उससे आगे था। और फिर हम इतिहास के अंदर, तारीख के अंदर देखते हैं कि एक डायनेस्टी चली है, मुगलिया सल्तनत जिसे कहते हैं। तो आज एजुकेशन की इंपॉर्टेंस हमें सोशल, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली हर चीज में है। अरे हम पढ़ेंगे नहीं तो हमें आर्टिकल 29 और 30 समझ में नहीं आएंगे, हमारे राइट्स क्या हैं समझ में ही नहीं आएंगे। हमें कई बार शिकायत रहती है कि नहीं साहब अब पढ़ तो लेते हैं लेकिन क्या है, सिस्टम एकदम पारदर्शिता है नहीं, सिलेक्शन हमारे होने नहीं है। गलत बात है। अगर ऐसा होता तो 150 करोड़ की इस आबादी वाले मुल्क में यंगेस्ट IAS अंसार शेख नहीं होता। अगर ऐसा होता तो 150 करोड़ की इस आबादी में यंगेस्ट IPS सफीन हसन नहीं होता। कमी हमारी है, गरिबान में हमको झांकना पड़ेगा। सब होता है, एवरीथिंग इज पॉसिबल। जरूरत है उस लेवल की मेहनत करने की। और पिछले 3 महीनों से जो तहरीक सोसाइटी है वो काम कर रही है इसके ऊपर, लेकिन आज सुबह जब थोड़ी सी गैदरिंग मुझे कम लगी थी, मुझे बड़ी एक हताशा सी महसूस हुई कि लोगों को जागने में अभी भी वक्त लगेगा। एक शायर ने कहा है कि उसने मतलब एक पूरा नक्शा खींचा है कि हम कहाँ थे और कहाँ आ गए। कौन सी चीज जिन्हें शहर निकल गई वो ख्वाब ढूंढता हूं मैं। मुझे नमक की कान में मिठास की तलाश है, बरहनगी के शहर में लिबास की तलाश है। वो बर्फबारियां हुई कि प्यास खुद ही मिट गई। मैं समंदरों का क्या करूं कि प्यास की तलाश है। घिरा हुआ है अब्र महताब ढूंढता हूं मैं, जिन्हें शहर निकल गई वो ख्वाब ढूंढता हूं। जो रुक सके तो रोक दो ये सैलो रंग नूर का, मेरी नजर को चाहिए वही चराग दूर का। निगाह शौक जल उठी हिजाब ढूंढता हूं मैं, जिन्हें शहर निकल गई वो ख्वाब ढूंढता हूं। ये कितने फूल टूट के बिखर गए ये क्या हुआ, ये कितने फूल साखों पे मर गए ये क्या हुआ। बढ़ी जो तेज रोशनी चमक उठी रविश रविश, मगर लहू के दाग भी उभर गए ये क्या हुआ। इन्हें छुपाऊं किस तरह नकाब ढूंढता हूं मैं, जिन्हें शहर निकल गई वो ख्वाब ढूंढता हूं। ये धूप जर्द जर्द सी, ये चांदनी धुआं धुआं, ये तलअतें बुझी बुझी, ये दाग दाग कहकशां। ये सुर्ख सुर्ख फूल है कि जख्म है बहार के, ये ओस की फुहार है कि रो रहा है आसमां। जमीन की तहों में आफताब ढूंढता हूं मैं, जिन्हें शहर निकल गई वो ख्वाब ढूंढता हूं। बहुत दिनों से रास्ता हरी में नाज का मिला, बहुत दिनों से रास्ता हरी में नाज का मिला, मगर हरी में नाज तक पहुंच गए तो क्या मिला। मेरे सफर के साथियों तुम्ही से पूछता हूं मैं, बताओ क्या सनम मिला, बताओ क्या खुदा मिला। जवाब चाहिए मुझे, जवाब ढूंढता हूं मैं, जिन्हें शहर निकल गई वो ख्वाब ढूंढता हूं मैं, जिन्हें शहर निकल गई वो ख्वाब ढूंढता हूं। वक्त बिल्कुल खत्म हो चुका है। मेरी हालांकि बहुत सी चीजें थी जो मैं आपसे मुखातिब होना चाहता था, लेकिन वक्त की तंग दामनी की वजह से मैं आप सबसे यहीं पर इजाजत चाहूंगा। बहुत शुक्रिया।